गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे भूगोल के अध्याय नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में जानेंगे। अभी हमने हमारा पहला पाठ जो है समाप्त किया है 10th क्लास का, संसाधन और विकास। वहाँ हमने संसाधनों के बारे में जाना था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के संसाधन आए थे, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं। तो वहाँ हमने प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया था और आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो भी उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, क्योंकि वन और उनमें पाए जाने वाले जीव जंतु जिनको हम वन्य जीव कहते हैं, ये भी प्रकृति के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। इस पाठ में हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है मानव की विकास की परियोजनाओं ने वन और वन्य जीवन को प्रभावित किया है। किस प्रकार जो है ऐसे जीव जंतु हमारे सामने आ गए हैं जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या संकटग्रस्त हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे हैं, और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि मानव को जो है वन और वन्य जीव संसाधनों को बचाने के लिए अपना पुरजोर योगदान देना चाहिए। आज मानव जिस ग्रह पर रह रहा है उसको हम पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी पूरे विश्व के अंदर जितने भी ग्रह हैं हमारे पास, उन ग्रहों में सबसे अनोखा है। और अनोखा इसलिए है कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हील से लेकर के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या है, पाए जाते हैं। और अगर हम अपने आवासीय सतल को देखेंगे, आसपास के सतलों को अगर हम देखेंगे, तो हम इस विविधता को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक प्रश्न आता है बहुत बार हमारे यहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। मानव और जीव संसाधन, मानव और जीव संसाधन और उसके चारों ओर पर्यावरण में पाए जाने वाले घटक, वो सभी जब मिल जाते हैं तो एक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मानव और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव संसाधन और इन्वायरमेंट में मिलने वाले और घटक जो सारे मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और मानव जो है उस पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा क्या है, हिस्सा है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा हिस्सा है। कौन? मानव है। और मानव जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना मानव का अस्तित्व जो है शून्य होगा। वायु सांस लेने के लिए, जल पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका, भोजन बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, खेती करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वायु का हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है हमारे पास मृदा, जिसके ऊपर हम खेती करते हैं, जिसके ऊपर हम अपना मकान बनाते हैं, जिसके ऊपर हम अपने उद्योग धंधे खड़े करते हैं, जिसके ऊपर हम सड़कें बनाते हैं, रेल मार्ग बिछाते हैं, हवाई अड्डों का निर्माण करते हैं, बांधों का निर्माण करते हैं, मृदा को खोद करके जो है हम नहरों का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे जो हैं हमारे पास तत्व है, ये सारे के सारे जो है मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और मानव जो है इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, ना मृदा के बगैर जीवित रह सकता, ना वायु के बगैर और ना ही जल के बगैर। और बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो इस जल के निर्माण में, मृदा के निर्माण में, पेड़ पौधों के निर्माण में अपना क्या देते हैं, योगदान देते हैं। बहुत से पशु हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो मानव के को जो है बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाते हैं। पशु हैं, मानव को मांस प्रदान करते हैं, ऊन प्रदान करते हैं, दूध प्रदान करते हैं, खेती के लिए जो है
ऐसा जो है धन प्रदान करते हैं जिससे वो खेती कर सकते हैं, पशुधन ऐसा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मानव का जो जीवन है वो बिना इन वन्य और बिना वन के जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये देखिए, मैं इस पॉइंट्स को जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए कि हम जिस ग्रह पे रहते हैं वहाँ सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, हाथी, ब्लू व्हील सारे हमारे सामने होते हैं, और मानव और जो दूसरे जीवधारी है एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और मानव जो है इसका एकमात्र क्या है, हिस्सा है। और अपने अस्तित्व के लिए इसके तत्वों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अभी मैंने आपको बताया कि वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो हमारे अनाज को पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इनके साथ में पौधे हैं, पशु है, सूक्ष्म परजीवी जो है वो इनका क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। और वन भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं। इनके निर्माण में मानव का कोई भी योगदान नहीं, ये प्रकृति से अपने आप ही क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। और मानव जो होता है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करता है, निर्भर करता है। और मानव नहीं है, दूसरे जीव है। जैसे अब शेर है वो कहाँ रहेगा, वनों में रहेगा। चीता है वो कहाँ रहेगा, वनों में रहेगा। हाथी है वो कहाँ पर रहेगा, वनों में रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये प्राथमिक उत्पाद भी हैं और दूसरे जीवों को क्या प्रदान करते हैं, आश्रय भी प्रदान करते हैं। बहुत से जीव इनके ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब हमारा जो है पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ, भारत के अंदर वनस्पति जात और प्राणी जात। यानी कि जो अगर हम भारत की बात करें, इसमें पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा अगर वन विविधता कहीं भी पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। एकमात्र ऐसा देश है भारत जो जो वनस्पति जो प्राकृतिक पाई जाती है उसमें सबसे समृद्ध है। और लगभग जो वन के साथ साथ में जो वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं उनकी भी लगभग पूरे विश्व की 8% जनसंख्या जो है वो कहाँ पर निवास करती है, भारत में करती है। अभी तक जितनी भी हमने खोजी है उन उपजातियों से 2 से क्या है, 3 गुना है ये। इसके अलावा भी जो है भारत के अंदर पाए जाने वाले वन्य और वन्य जीव संसाधन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, 9th क्लास के अंदर भी जो है हमने इन सारी चीज़ों के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये जो संसाधन है प्राकृतिक, ये आपके दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है, क्योंकि मानव अंधाधुंध इसका उपयोग कर रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि इसके बगैर मानव का जीवन आने वाले समय में खतरे में क्या है, पड़ सकता है। ये मानव जीवन के साथ इतने गुथे हुए हैं और फिर भी मानव इसकी क्या नहीं करता है, कदर नहीं करता, और इनके ऊपर दिन प्रतिदिन क्या बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है। ये देखिए इन संसाधनों के ऊपर बहुत भारी क्या है, दबाव है। और इसी दबाव की वजह से जो प्राणी जात है वो क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। और मजबूरन जो है बहुत से समुदायों को या सरकार को, राज्य सरकारों को इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ा है। ये बताएगा आपको, ये देखिए कि भारत में 10% तो वन्य वनस्पति जात और 20% से अधिक स्तनधारियों को लुप्त होने का क्या है, खतरा है। स्तनधारी का मतलब होता है कि वो जीव जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद अपने स्तन से क्या करते हैं, दूध पिला करके जो है उनके जीवन की रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। अब ये बता रहा है कि बहुत से ऐसी उपजातियां हैं जो नाजुक अवस्था में और लुप्त होने के कगार पे हैं। इनमें चीता है, ये बिल्कुल लुप्त ही हो गया है भारत के अंदर। गुलाबी सिर वाली बतख है, ये बिल्कुल समाप्त हो गई है। पहाड़ी कोयल है, इसके अलावा चित्तीदार उल्लू है, मधुका है, और बहुत से ऐसे घास की प्रजातियां भी हैं जो भारत में क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। वास्तव में कोई नहीं बता सकता कि ये जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, क्यों, क्योंकि हमें इनके बारे में जानकारी ही नहीं है, हमारा इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं जाता। हमें यूँ लगता है कि ये हमारे जीवन का कोई भी अंग नहीं है, इनका हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो बड़े बड़े दिखाई देने वाले प्राणियों की तरफ जाता है। जैसे कि हाथी है, बहुत बड़ा है, वो हमें दिखाई देता है कि वो विलुप्त हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि वो विलुप्त नहीं है। लेकिन जो छोटे कीट और पौधे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पर्यावरण के लिए, उनकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। इसी आधार के ऊपर कि ये जो वन हमारे पास पाए जाते हैं और जो वन्य जीव जातियाँ पाई जाती हैं वो संकटग्रस्त है या फिर सुभेद्य है या बिल्कुल जो है विलुप्त हो गई है, इस आधार पर हमने उनको जो है कई वर्गों में जो है एकीकृत किया है। तो उसके बारे में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जानेंगे। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने कुछ श्रेणियां बनाई हैं। उसमें पहली श्रेणी है सामान्य श्रेणी। सामान्य श्रेणी के अंदर उन जीवों को रखा गया है जिनकी संख्या क्या है, बिल्कुल सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु है,
साल है, चीड़ के जो वृक्ष हैं, ये हमें जो है बहुतायत मात्रा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद में सेकंड हमारे पास आती है संकटग्रस्त जातियां, यानी कि जो ऐसी विकट परिस्थितियों में रह रही है, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी तो इनकी संख्या क्या हुई है, केवल मात्र कम हुई है। अगर हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये बिल्कुल क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। उनको क्या बोला जाता है, संकटग्रस्त जातियां। अब उसमें कौन आता है, काला हिरन आता है, मगरमच्छ आता है, भारतीय जंगली गधा आता है, गेंडा आता है, शेर पूंछ वाला बंदर आता है और मणिपुरी हिरण आता है। तो अब तक हम जो हैं दो जो है जातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक सामान्य जाति जो पूर्ण रूप से जो है विश्व के अंदर जो है सामान्य है, और दूसरी हमारे पास कौन सी थी, संकटग्रस्त, जिसके ऊपर अभी संकट आया हुआ है। तीसरी अब हमारे पास आ जाती है सुभेद्य। कौन सी जाति है, सुभेद्य। यानी कि ये भी वो जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। और अगर ऐसी इनकी जनसंख्या घटती रही तो इनकी संख्या पर जो विपरीत प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियां अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये भी कौन सी जाति में शामिल हो जाएंगी, संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी, 2 नंबर वाली में शामिल हो जाएंगी। इनमें कौन कौन है, नीली भेड़िया आपको याद रखने वाली बातें हैं, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि इस सामान्य जातियों के बारे में आप क्या समझते हैं, वन्य और जीव जातियों की। कई बार ये आ जाता है कि संकटग्रस्त जातियों से आपका क्या अभिप्राय है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुभेद्य जातियों से आपका क्या अभिप्राय है। तो आपको इन सभी चीज़ों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में नंबर 4 में कई बार दुर्लभ जातियों से आप क्या समझते हैं, ये आ जाता है। नंबर 4 पे कौन सी आती है, दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ का मतलब है जो दिखने में क्या है, बहुत कम हो, जो बहुत मुश्किल से क्या होती हो, हमें मिलती हो, इसी के नाम से पता लग रहा है। उनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम है। और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति भी अगर नहीं बदली तो ये भी किस में चली जाएगी, संकटग्रस्त जाति में चली जाएगी। उसके बाद नंबर 5 पे हम बांटते हैं स्थानिक। स्थानिक जातियाँ वो होती हैं जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं। जैसे कि निकोबार अंडमान हमारा द्वीप समूह है, वहाँ पर निकोबारी कबूतर मिलता है। अंडमान के अंदर अंडमानी टील मिलती है हमें। अंडमान के अंदर जंगली सूअर मिलता है। या अरुणाचल प्रदेश में हमें कौन सी जाति के जीव मिलते हैं, मिथुन। तो ये वो है जो किसी एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति के अंदर पाई जाने वाली क्या है, जातियां हैं। ये देखिए, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जातियां हैं, अंडमानी टील है, निकोबारी कबूतर है, अंडमानी सूअर है, या अरुणाचल के अंदर पाए जाने वाला क्या है, मिथुन है। और नंबर 6 पे हम बांटते हैं लुप्त जातियां, यानी कि जो बिल्कुल क्या हो गई है, समाप्त हो गई हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है। और वो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि एशियाई चीता अब आपको देखने को नहीं मिलता, और गुलाबी सिर वाली बतख आपको अब देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये वो जातियां हैं अगर हम इनको इनके आवास स्थानों पर खोजते हैं तो इनके अस्तित्व हमें वहाँ पर नज़र नहीं आते। तो 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में हमने यहाँ पर इनको डिवाइड किया है, जो जातियाँ हमें पाई जाती है। ये देख लीजिए, कई बार एशियाई चीते के बारे में नोट आ जाता है कि एशियाई चीते के ऊपर एक नोट लिखें, तो हम बताएंगे कि वैसे तो लोग तेंदुए को ही चीता मान लेते हैं, लेकिन चीते की एक खास जो है आकृति होती है उसके मुख की, जो उसकी आंखें होती है उसके पास से ऐसा लगता है कि जैसे आंसुओं की 2 धारा निकली हुई हैं। ऐसी 2 लाइनें जो है उसके नीचे मुंह तक क्या है, आती हैं, ये देखिए। और 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। उसकी विशेष पहचान है आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली हुई आंसुओं की जो है लकीर नुमा निशान। और भारत के अंदर तो ये जाति 1952 से पहले ही लुप्त घोषित कर दी गई थी। तो अब हमें ये ज़रूरी है कि अगर हम अपने चारों ओर अपना अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कि संसाधनों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, परिवर्तन है, हो गया है। क्यों हो गया है, इन संसाधनों के ऊपर हम क्यों निर्भर करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है। ये देखिए, लकड़ी हमें किससे मिलती है, वनों से मिलती है, उसके लिए हम इन पे निर्भर है। छाल हमें किससे मिलती है, वनों से। पत्ते हमें किससे मिलते हैं, वनों से। रबड़ हमें किससे मिलता है, वनों से। दवाइयाँ हमें किससे मिलती हैं, वनों से। भोजन हमें किससे मिलता है, वनों से। ईंधन, चारा, खाद, ये सारी की सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमें खाली किससे प्राप्त होती है, या तो वनों से प्राप्त होती है या वन्य जीवन से। इस कारण हमने जो है वन और वन्य जीवन को बहुत ज़्यादा क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, उनको मारा है, उनको क्या किया है, काटा है। और वनों का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, यहाँ एक प्रश्न हमारा बन रहा है कि वनों को जो है मानव ने किस प्रकार जो है क्या किया है, ध्वस्त किया है, किस प्रकार उनको नुकसान पहुंचाया है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे मानव ने जो है वनों का विनाश किया है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मानव ने वनों का विनाश किया है, स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 1, उपनिवेश काल में जो रेल लाइनें बिछाई गई थी,
तो उन रेल लाइनों को जो बिछाया जाता था तो उन पटड़ियों को किसके ऊपर रखा जाता था? लकड़ी के फट्टों पे रखा जाता था। और वो लकड़ी के फट्टे कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? वनों को जो है काट करके, उनका जो पेड़ का जो तना होता था, पेड़ का जो मुख्य भाग होता था, उसके स्लीपर निकाले जाते थे। दूसरा है कृषि क्षेत्र में वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया, तो वनों को काटा गया और वनों की भूमि को किसके अंतर्गत लाया? कृषि के अंतर्गत। व्यवसाय, जो उद्योग धंधे हम लगाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उसके लिए भी जो है ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। उस ज़मीन को भी जो है वनों से क्या किया गया? खाली किया गया। वाणिज्यिक वानिकी, वाणिज्यिक वानिकी का मतलब होता है कि लाभ कमाने के लिए उस प्रकार के पौधों को जो है हम उगाते हैं जिसकी विश्व में मांग होती है। इससे क्या होगा? तो दूसरे पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और नंबर 5 था खनिज। खुदाई करके हमने सोना, कोयला, चांदी, अभ्रक, मैग्नीशियम, बैक्साइट, ये सारा का सारा ज़मीन से निकाला। तो जो ज़मीन की ऊपरी परत थी उसको जब हमने खोदा तो उसके ऊपर जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी हमने क्या कर दिए हैं? समाप्त कर दिए हैं। ये वो 5 कारण हैं जिसकी वजह से मानव ने वनों का क्या किया है? विनाश किया। और इन्हीं के कारण, अगर वनों का हमने विनाश कर दिया तो वनों में रहने वाले जो जीव हैं वो कहाँ पर रहेंगे? खुले में जब आ जाएंगे तो लोग उनका क्या कर लेंगे? शिकार कर लेंगे, उनका आश्रय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो मानव वन ही नहीं है, वन्य जीवन को भी खत्म करने में उतना ही बराबर का क्या है? भागीदार है। और जैसे ही देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो वन संसाधन क्या हो गए? सिकुड़ने लगे। और उसका सबसे बड़ा कारण था कृषि क्षेत्र का क्या हो जाना? फैलाव हो जाना। ये बता रहा है, देखो 1951 से 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्र कृषि भूमि में क्या किया गया था? परिवर्तित किया गया था। जबकि जो जनजातीय जो क्षेत्र थे, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, वहाँ पर शतांतरी यानी कि झूम खेती की जाती थी। एक स्थान पर वनों को काटा, एक साल तक खेती की, बाद में उस ज़मीन को खाली छोड़ के दूसरी जगह पे जाते थे, वहाँ वन को काटते थे, वहाँ खेती करते थे, उस ज़मीन को खाली छोड़ते थे, फिर 2 वर्षों के बाद आगे। इन झूम खेती से और स्लैश या बर्न खेती ने भी जो है वनों की कटाई को क्या किया है? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि संवर्धन वृक्षारोपण, ये जो वाणिज्यिक जो वृक्षारोपण की दृष्टि से हम एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर केवल एक ही पौधे की जो है प्रजाति को क्या करते हैं? उगाते हैं। इससे क्या होगा? जो दूसरी जातियां हैं वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। कई बार आ जाता है प्रश्न कि संवर्धन वृक्षारोपण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि एकल वृक्ष की जातियों को बड़े पैमाने पर रोपित करके जो है पेड़ों का क्या करना? उत्पादन करना। जैसे हम खेती करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो है एकल रोपण वृक्ष की क्या की जाती है? खेती। और ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सागवान की होती है। उसके अलावा भी और बहुत से कारण हैं। बड़ी विकास परियोजनाएं, ये नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं जिसके अंदर हम नदी के ऊपर क्या बनाते हैं? एक बांध बनाते हैं। और नदी के ऊपर जब बांध बनाएंगे तो नदी का पानी हम क्या कर देंगे? रोक देंगे। रोकेंगे तो नदी का जो पानी है वो पीछे के जो भूभाग में क्या हो जाएगा? इकट्ठा। जब वो वहाँ इकट्ठा होगा तो उस इकट्ठे हुए भूभाग पे जितने भी वन्य जीव है वो कहाँ जाएंगे? वो उस पानी में डूब के मर जाएंगे। पेड़ पौधे हैं जलमग्न होने की वजह से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो ये यहाँ बता रहा है कि 1952 से जो नदी घाटी परियोजना है उसके कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को क्या किया गया? साफ। और नर्मदा नदी का जो घाटी परियोजना जो हाल ही में बनाएगी उससे 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जो है कहाँ पर खत्म हो गया है? वन नर्मदा सागर परियोजना में। इसके अलावा जो है वनों की बर्बादी का कारण क्या है? खनन। अभी मैंने आप बताया था। और उसके लिए बाक्सा टाइगर रिजर्व, ये एक क्षेत्र है जहाँ पर डोलेमाइट का खनन किया जाता है। और वहाँ पर टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो बंगाली जो शेर थे वो भी जो है ख़त्म होने के क्या है? कगार पर चले गए हैं। क्योंकि इससे इनके प्राकृतिक जो आवास है वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और भारतीय हाथी इसके अंदर क्या है? शामिल है। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मानव ने जो है क्या किया? इन प्रजातियों को विलुप्त करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है वो आता है कि इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? कैसे इनको जो है बचाया जा सकता है? इस बर्बादी को हम जो है कैसे रोक सकते हैं? उसके बारे में जो हम आगे की कक्षा में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।